क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि किस प्रकार के होते हैं, और उनका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हमने क्लासिफिकेशंस देखा था। ठीक है, तो मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इसके बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया था, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ये हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। देखो, सभी लोग एयरफोन का इस्तेमाल करें तभी आपको प्रॉपर आवाज़ आएगी। एयरफोन का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, आप चीज़ों को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, कनेक्ट बस रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चीज़ों को सुनना होगा ध्यान से, है ना। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे थे, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। हम एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करते, सिर्फ उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, सिर्फ उसके प्रेजेंस को बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अभी है, फ्लो हो रहा है, या कोई वोल्टेज अप्लाई किया गया है, वो मेजर नहीं करते, है ना। तो वो प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके प्रेजेंस के साथ साथ में उनकी वैल्यू को मेजरमेंट भी करते हैं, उनकी एक्चुअल क्वांटिटी को बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड टाइप के, जो सेकंड टाइप है, जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो है सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ये तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हमने तीनों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने तीनों के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल गई होगी। सभी लोगों ने इसका पीडीएफ देखा है? मैंने इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। क्यों, यस सभी सर। फटाफट बताओ, पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ा है उसका? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, है ना, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था आपके गूगल क्लासरूम में। आप उसकी पीडीएफ को पढ़ें और क्लासिफिकेशंस देखें कि किस प्रकार से होता है। फिर हमने बताया था इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हमने इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पॉइंटर के माध्यम से स्क्रीन पर अपनी वैल्यू को शो करते हैं। जो वैल्यू, जो क्वांटिटी मेजरमेंट की जा रही होती है, उसको वो शो करते हैं। ठीक है, पॉइंटर के माध्यम से। फिर इंटीग्रेटिंग टाइप होते हैं जो समय के साथ में वो रिकॉर्ड भी बना के रखते हैं, रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसका हमने एग्जांपल भी देखा था कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो कई सालों का जो भी है वो रिकॉर्ड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आप उसको मंथ वाइज, डे वाइज, जैसा भी आप देखना चाहें तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसकी रीडिंग, एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ है। तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जो तीसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पेन पेपर का यूज करके वो रिकॉर्ड भी तैयार करते हैं, प्रिंट आउट भी हमको देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें टॉर्क काम करता है, एक फोर्स काम करता है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के फोर्स या टॉर्क काम करते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और डैम्पिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो हम आज के क्लास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से इंस्ट्रूमेंट को जोड़ा जाता है तो उसमें उसके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, करंट या वोल्टेज के आधार पे उसमें डिफ्लेक्शन पैदा होता है। पॉइंटर में एक फोर्स पैदा होता है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है या डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो उस प्रकार से उत्पन्न जो टॉर्क है जो कि पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, एक फोर्स पैदा होता है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, उसको अपने स्थान से मूव करने की कोशिश करता है या उसको मूव कराता है, उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क।
तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि हमारा जो पॉइंटर होता है उसको पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करता है। पॉइंटर अपने इनिशियल कंडीशन में जैसे ही हम सर्किट से डिस्कनेक्ट करते हैं कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो वो फिर से अपने इनिशियल कंडीशन में जीरो पोजीशन में फिर से एडजस्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा काम करता है, और वो जितनी वैल्यू मेजर की जा रही होती है उतनी ही वैल्यू को शो करे, वो इनफाइनाइट पे ऑटोमेटिक ना जाए। तो इस प्रकार से पॉइंटर को कंट्रोल करने का इस्तेमाल करता है। तो हम आज इसके बारे में काफ़ी ब्रीफ में उसको डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलिंग टॉर्क होता क्या है, कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आज जो कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या फंक्शन है, क्या अपना रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग टॉर्क किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हम उन चीज़ों को आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आवाज़ भी आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट चल रही चीज़ें? नो सर। नो सर। और कुछ लोगों को लग भी रहा होगा जो कल की क्लास में नहीं थे, क्योंकि मैंने कल ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ कि जो बच्चा आज नया कनेक्ट हुआ होगा तो वो थोड़ा सा पहले जान ले, तब उसको कंट्रोलिंग टॉर्क जो टॉर्क होता है, जो कंट्रोल टॉर्क होता है वो क्या होता है, उसको तब समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं उसको कंट्रोलिंग टॉर्क की ओर ले जाऊंगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये टॉर्क इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसका यूज क्या क्या है और चल क्या रहा है चीज़ें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया हूँ। चलिए हम आज की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसका आपको डायग्राम दिखाई देगा, उसकी थ्योरी भी दिखाई देगी, आप थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं, डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे। एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया? ये गाली रोड जाती है 1-1.5 किलोमीटर नहीं, उसके आगे भी एक गाँव। हाँ उधर से चालू करेगा ना। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ, तो देखो बेटा, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने की विभिन्न विधियां निम्न प्रकार से हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंट्रोलिंग जो टॉर्क है ये दो प्रकार से है ना। एक है स्प्रिंग कंट्रोल, प्लीज साइलेंट। बाहर 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 हाँ ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा है? क्लियर? यस सर। देखो, Yes, तो sir. हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने की जो विभिन्न मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो कुछ आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ये दिखाया गया कि यंत्रों में कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने के लिए निम्न दो मेथड्स होती हैं। एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड क्या होती है कि जहां पर हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करके जो हमारा पॉइंटर है उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो स्पिंडल में स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पिंडल से हमारा पॉइंटर जुड़ा होता है, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए स्पिंडल को कंट्रोल किया जाता है स्प्रिंग के माध्यम से, जिससे हमारा पॉइंटर भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस मेथड में हम जो स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं वो किसकी बनी होती है? फॉस्फेट ब्रॉन्ज धातु की, मेटल की बनी होती है। जो स्प्रिंग हम स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में इस्तेमाल करते हैं वो फॉस्फेट ब्रॉन्ज की होती है। ठीक है, जो मेटल होता है वो फॉस्फेट ब्रॉन्ज होता है। इसमें दो स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, जब एक स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है और जो ही सुई, एक मिनट, हाँ, तो इसमें हम दो स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो, ये आपका स्पिंडल होता है,
ये आपका मान लीजिए कि कोई ये अमीटर है, वोल्ट मीटर है, या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इस प्रकार से होता है। आपको डिस्प्ले में इस तरह से ये पॉइंटर दिखता है, इसको पॉइंटर बोलते हैं। जो सुई है ना, ये पॉइंटर है, जो हमारे स्केल में विक्षेप, डिफ्लेक्शन पैदा करता है और हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने का काम करता है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उस समय उस सर्किट से जुड़ी होती है, उस समय उस सर्किट में फ्लो हो रही होती है करंट, तो उस उतना विक्षेप यहाँ पर पैदा होता है और यहाँ पर लिखी डिजिट होती है, डिजिट लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो इस तरह से एम्पियर, करंट वगैरह जो भी क्वांटिटी मेजर करने वाला जो डिवाइस है, वोल्ट मीटर है, मीटर है, वॉट मीटर है, एनर्जी मीटर है, या पावर फैक्टर मीटर है, या जो भी फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो वो यहाँ पर डिफ्लेक्शन पैदा करता है और यहाँ पर मेजरमेंट करके हमारी वैल्यू को शो करता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर है आपका, ये स्केल होती है, यूनिफॉर्म स्केल होती है, यूनिफॉर्म स्केल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल से मतलब है बेटा कि जो हमारा स्केल होती है उसमें जो स्लॉट्स कटे होते हैं वो प्रॉपर एक सेम डिस्टेंस में होते हैं। दो प्रकार की स्केल होती है, एक यूनिफॉर्म होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्केल होती है, देखो यहाँ पर आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्लॉट्स देखो सभी एक समान दूरी पे हैं। ठीक है, और कुछ जो स्केल होती है वो अलग होती है, उनमें जो स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, यहाँ पर जो स्लॉट्स होते हैं वो अलग अलग दूरियों पे होते हैं। यहाँ पर पहले कंजस्टेड होते हैं, फिर यहाँ पर बहुत दूर दूर होते हैं, फिर यहाँ कंजस्टेड होते हैं दोनों एंड पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है। पर यहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर दो स्प्रिंग इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंग, एक स्प्रिंग यदि ओपन हो रहा है तो दूसरा स्प्रिंग उसमें लिपटता जाता है, या फिर एक दूसरा स्प्रिंग उसमें ओपन हो रहा है तो जो पहला स्प्रिंग है वो उसमें लिपटता जाता है राउंड सर्कल। जब ये राउंड में घूमता है, जब मूव करता है, तो इनके दोनों के ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो स्प्रिंग यहाँ पर दो प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम मेजर करना है या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, तो उस करंट को हम इसी स्प्रिंग के माध्यम से इस इंस्ट्रूमेंट में या इस हमारे जो भी एमीटर है, वोल्ट मीटर है, उसमें हम ये सप्लाई करते हैं। मतलब एक कंडक्टर की तरह भी यहाँ पर काम करता है, और दूसरा इसका फंक्शन होता है कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करना। ठीक है, तो इसके दो फंक्शन है यहाँ पर स्प्रिंग के। एक तो इसमें इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि हम इसके माध्यम से टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा जो पॉइंटर होता है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए कोई क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, आप सभी लोग डायग्राम में ध्यान देंगे। हम मान लीजिए कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले क्या पैदा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा, जो हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, विक्षेपित करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब जितनी वैल्यू तक हमें मेजर करना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए डिफ्लेक्ट कर दिया, इसके बाद में हम मान लो कि डिफ्लेक्ट करने के बाद में अब मान लो 5 एम्पियर तक की करंट फ्लो रही थी, 5 एम्पियर की करंट मेजर कर रहा है। यदि हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5 एम्पियर के बाद भी ये हो सकता है कि इनफाइनाइट भी यहाँ कहीं चला जाए, ऑटोमेटिक ये मूव करके यहाँ कहीं चले जाए, क्यों, कंट्रोल इसके पास तो रहेगा ना, डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा चला जाएगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोलिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कई बार होता है कि यदि हम कंट्रोलिंग टॉर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यदि आपने इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया है, मान लो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया है उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में भी ये 5 एम्पियर ही दिखाता रहेगा, या फिर ये मतलब इनफाइनाइट वैल्यू को दिखाता रहेगा। तो उसके लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही हम इस इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में फिर से ये 0 पे आ जाए। ठीक है, एक्चुअल में जब इसमें कोई भी सर्किट नहीं जुड़ा होता तो उसको 0 पे होना चाहिए पॉइंटर को, जो हमारा ये पॉइंटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्प्रिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क का ये रोल है। सभी को समझ में आया? देखो Yes, ये sir. हमारी जेल बियरिंग है, ये बियरिंग होती है जहाँ पर हमारा जो स्पिंडल है वो आसानी से मूव कर सके। ये स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल आसानी से फ्री स्टेट में रोटेट कर सके, उसके लिए हम दोनों तरफ बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बियरिंग लगी हुई होती हैं, यहाँ पर फ्री होता है, ये दोनों साइड में फ्री होता है और ये आसानी से मूव करता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल लगा, एक क्लॉकवाइज के लिए लगा हुआ घुमाने कंट्रोल करने के लिए, तो एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्यों क्लियर है सभी को? Yes, sir.
और ये थ्योरी है, आप इसको चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें फॉस्फेट ब्रांच की स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसमें जैसे बताया गया कि जैसे ही आपका पॉइंटर स्केल पर डिफ्लेक्ट होता है तो स्पिंडल से लगा हुआ स्प्रिंग ट्विस्ट कर जाता है। ठीक है, और ट्विस्टिंग फोर्स पॉइंटर के घुमाव के समानुपाती होता है। ठीक है, जो फोर्स होगा, जो ट्विस्टिंग फोर्स होगा, जो लिपटने वाला जो बल होगा, वो पॉइंटर के रोटेशन के जो प्रोपोर्शनल में रोटेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्केल इस्तेमाल की जाती है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 2 प्रकार के स्केल मैंने आपको बता दिया हूँ यहाँ पर इस्तेमाल होती है, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यूनिफॉर्म स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसी में ये बताया गया कि जब मीटरों में 2 स्प्रिंग प्रयोग करते हैं तो एक को ऊपरी ज्वेल वियरिंग और दूसरे को निचली वियरिंग में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी है, मैं इसको आपको इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लें। जैसे स्प्रिंग मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है कि ये मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए जो स्प्रिंग है, ताकि वो कोई भी जो भी वहाँ पर आयरन के पीस है उसको खुद की ओर अट्रैक्ट ना करने लगे। ठीक है, नहीं बिना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के ही जब हम उसमें उस एमीटर को या वोल्ट मीटर को या उस डिवाइस को यदि हम किसी सर्किट से नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो ये मैग्नेट के कारण ये पता चला कि वो वैल्यू को दिखा रहा है ना। तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए आपका स्प्रिंग, ये उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है ना, किसी भी मटेरियल का अलग अलग मटेरियल्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा है ये भी आपने कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो कम होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें हमने देख लिया कि जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि ये 2 प्रकार की इसमें मेथड्स होती है, एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और दूसरी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ठीक है, गुरुत्व नियंत्रण विधि भी आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस मेथड में पॉइंटर के घूमने वाले भाग पर एक व्यवस्थित जो वेट लगा होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपका डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से 2 वेट लगा देते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जैसे कि वहाँ हमने देखा स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क पैदा हो रहा था, यहाँ पर ग्रेविटेशनल टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ वेट होता है, ये इस प्रकार से एडजस्ट किए जाते हैं, इनका कुछ हम वेट रख देते हैं। ठीक है, और ये वेट के साथ साथ में यहाँ पर वेट रख दिया जाता है और ये ग्रेविटी कंट्रोल के माध्यम से ही ये पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, एक बैलेंस वेट कहलाता है और दूसरा कंट्रोल वेट कहलाता है। ठीक है, एक बैलेंस करता है और दूसरा इसको कंट्रोल करता है, इस पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर बताया गया पॉइंटर की जो पोजीशन बताई गई है कि ये डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये थीटा डिग्री। पहले एक्चुअल में पॉइंटर यहाँ पर रहता है जब किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं होता है, जब सर्किट से कनेक्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है और वो किस एंगल पे होता है, थीटा डिग्री एंगल पे। कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी पॉइंटर इनिशियल कंडीशन में 0 पे है और उसके बाद जैसे ही हमने इसको सर्किट से जोड़ा, उसमें इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को फ्लो किया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो उसके डिफ्लेक्शन से हमारा जो लोड है ये भी डिफ्लेक्ट होगा। लोड डिफ्लेक्ट होगा तो जब तक ये सर्किट में जुड़ा रहेगा तब तक ये इसमें एक जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो लगता है उसके कारण हमारा लोड मूव करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको हटा लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान 0 हो गया, हमने मान लो सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया अमीटर या हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर लोड नहीं, मतलब टॉर्क काम नहीं कर रहा, फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिक लोड के कारण, इसके खुद के लोड के कारण, जो यहाँ पर बैलेंस लोड और कंट्रोल वेट लगा हुआ है, जो 2 प्रकार से वेट लगे हुए
हैं, एक बैलेंस वेट और एक कंट्रोल वेट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अपने पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर से हमारा पॉइंटर 0 पे आ जाएगा जैसे हम डिस्कनेक्ट करेंगे, या फिर पॉइंटर को उतना ही तक डिफ्लेक्ट होने देगा जितना उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा हो रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? उस करंट पे डिपेंड करता है। करंट का मान अधिक होगा तो डिफ्लेक्शन अधिक होगा। ठीक है, तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही हमारे जो कंट्रोल वेट है उतना ही इसको मूव करने देगा। ठीक है, और वहीं पर रोक लेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि क्या होती है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड और क्या होती है आपको स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी हमारे इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट जिसमें पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जहाँ पर हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर किस में इस्तेमाल होता है? इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर के माध्यम से ये चीज़ों को, वैल्यू को, क्वांटिटी को बताता है कि अभी इस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1 घंटा या आधा घंटा पहले या 1 महीने पहले मापी गई वैल्यू को शो करें। ये तुरंत की वैल्यू, उस सर्किट में उस समय कितना करंट फ्लो हो रहा है उस वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ऐसा नहीं होता इसमें कि मतलब आपने 2 घंटे पहले आपने क्या मेजर किया था इसको आप इसमें देख सकें, तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादातर जो पुराने मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर आपने देखा होगा, तो ये इसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते थे। इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, आया समझ में कुछ? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। सर आ रही है। हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम? फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी देखो, किसी कोई प्रॉब्लम हो। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है कंट्रोलिंग टॉर्क को पैदा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉइंटर को, इसलिए आप इसको स्प्रिंग कंट्रोल मेथड बोलेंगे। और यहाँ पर आप ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल टॉर्क यहाँ पर पैदा हो रहा है जो कि आपके पॉइंटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसको कंट्रोल करता है। इस कारण से हम इसको ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें आप इनको डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें 2 ज्वेल बियरिंग होती हैं जो स्पिंडल के दोनों एंड पे, टॉप एंड और बॉटम एंड पे कनेक्ट होती हैं, जिसमें हमारा स्पिंडल फ्री स्टेट में आसानी से रोटेट कर सकता है। ठीक है, और इस स्पिंडल में 2 स्प्रिंग कनेक्ट कर दी जाती हैं जो कि एक दूसरे से एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लगा होता है, मतलब एंटी पैरेलल हम यहाँ पर स्प्रिंग को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और स्पिंडल से हमारा पॉइंटर कनेक्ट रहता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। स्पिंडल के रोटेट करने पे पॉइंटर हमारा रोटेट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल बताया गया है और यहाँ पर आपको ग्रेविटी कंट्रोल बताया गया है। ठीक है, इसमें भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 वेट का इस्तेमाल करते हैं, वेट लेते हैं। इसमें एक बैलेंस वेट होता है और दूसरा कंट्रोल वेट होता है। ठीक है, पिवोटेड स्पिंडल होता है जहाँ पर हमारा पॉइंटर कनेक्टेड होता है, इसको हम पिवोटेड स्पिंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा जो पॉइंटर होता है किसी भी एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पर, करंट की वैल्यू पर, वोल्टेज की वैल्यू पर, शक्ति की वैल्यू मतलब पावर की वैल्यू पर। इस तरह से अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लेकिन इससे आपको क्या समझ में आता है कि किस प्रकार के मीटर है ये? कोई बता सकता है ये किस प्रकार का मीटर है? अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर है, कोई भी बता सकता है? क्यों? इसको देखकर, जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको देखकर कोई बता सकता है कि किस प्रकार का ये मीटर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? बोले सर ये नहीं बता सकते। सर वोल्ट मीटर।
क्यों, कोई बताने की कोशिश कर रहा है क्या? कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है ना, कोशिश करता तो जरूर बता अमीटर पाता। अमीटर हम्म। सर पावर फैक्टर मीटर। हाँ, क्या बोला? सर पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर? अरे बहुत खतरनाक मीटर आपने ला दिया है यहाँ पर तो। सर वोल्ट मीटर है, सर वोल्ट मीटर। कौन बता रहा है वोल्ट मीटर? सर हम बोल रहे हैं, हमको लग रहा है वोल्ट मीटर है। हाँ बिल्कुल, देखो ये स्केल में बेवकूफ हो, आपको पता होना चाहिए। स्केल में देखो, आपको दिख रहा है 0 से, फिर ये वोल्ट दिखा रहा है, ये वोल्ट यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा कि ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करने का काम करेगा। आपको इसी से यस पता सर। चल जाना चाहिए। आपको स्केल में दिया होता है कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, या इस तरह से यहाँ पर कहीं किनारे लिखा रहता है कि ये जितनी वैल्यू है ये वोल्ट में दी है। तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए कि वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। और यदि एम्पियर मीटर होता तो यहाँ पर एम्पियर लिखा होता, यदि वॉट यस मीटर होता तो यहाँ पर आपको वॉट लिखा होता। ठीक है, पावर मेजर करने के लिए यदि वॉट मीटर होता तो यहाँ पर वॉट में वैल्यू लिखी होती। ठीक है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद में हमने, ये हो गए सभी को, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर। यस सर हो गया है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया भी है चीज़ें कि इसके डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं, यहाँ पर इसके एडवांटेजेस भी बताए गए हैं। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू वर्क कर सकता है, कंटिन्यू आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल के तुलना में ये सस्ता होता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है, फिर ताप परिवर्तन से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, यदि तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि स्प्रिंग कंट्रोल में तापमान में परिवर्तन का प्रभाव पड़ सकता है। पता है आपको? सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हेलो। यस सर हाँ, ये देखो, यदि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या जहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी स्प्रिंग भी जो है ये भी एक्सपांड कर जाएगी। यस सर ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से इसका तापमान बढ़ेगा, जिससे इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो ये इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल में। लेकिन आपको जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी एक एडवांटेज है ओवर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये भी एक इसका अच्छा एडवांटेज है। ठीक है, कि इसमें किसी प्रकार से टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर के परिवर्तन से इसमें इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका डिसएडवांटेज बताया गया है। प्रयोग करने से पहले मीटर को लंबवत अवस्था में रखना पड़ता है। ठीक है, लंबवत अवस्था में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा वेट है वो रियल में जो उसकी रियल पोजीशन है वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, आपने यदि आड़ा टेढ़ा तिरछा या उसको सही डायरेक्शन में उसको नहीं रखा तो उसकी जो क्योंकि वो ग्रेविटी कंट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो जो उसका पॉइंटर है वो 0 पे एडजस्ट ना होकर वो हो सकता है कि कोई वैल्यू को शो कर रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं ये इसको आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, आपको गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस sir. की लिंक भी डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से अटेंडेंस सबमिट करें और आप वहाँ से अटेंडेंस Yes, sir. और इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, है ना। यस सर। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डैम्पिंग टॉर्क डिस्कस करेंगे कि डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में जैसा कि देखा था डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ आपको डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि जो ये हमारा पॉइंटर है जो कि स्पेंडल से जुड़ा हुआ है, ये डिफ्लेक्ट होने के बाद में फ्लैक्चुएट करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेट होता रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा झूला, एक बार झूले को ढकेलने के बाद में यदि छोड़ दिया जाए तो बार बार ऑक्सीलेट करते रहता है कुछ समय तक, तो ये भी इसकी भी वही कंडीशन है। यदि इसमें डैम्पिंग टॉर्क हम नहीं लगाएंगे, डैम्पिंग फोर्स इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में ये पॉइंटर जो है स्केल पे फ्लैक्चुएट होता रहेगा, ऑक्सीलेट करता रहेगा, जिससे आप एग्जैक्ट रीडिंग को नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एग्जैक्ट रीडिंग को रीड करने के लिए हम हर इंस्ट्रूमेंट में, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर पॉइंटर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि जो भी हमारा पॉइंटर है उसके ऑक्सीलेशन को वो रिमूव कर सके। ठीक है, तो हम अगली क्लास में डैम्पिंग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डैम्पिंग टॉर्क भी डिफरेंट Yes, टाइप sir. के होते हैं, जैसे कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो इनका विद डायग्राम अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से पॉइंटर से कनेक्टेड होते हैं और पॉइंटर को डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलिए, है ना, क्लास थैंक यू सर। एंड Thank you, करते sir. हैं। Yes, sir. Thank you. ओके।